अस्सलाम वालेकुम। आप हैं मेरे साथ हम्माद न्यूज़ एंड व्यूज़ पर। बात करेंगे इमरान खान की सेहत के हवाले से। कुछ मसाइल दरपेश हैं इमरान खान साहब को, उस हवाले से कुछ बात करेंगे। पीटीआई का एहतजाज मनसूख क्यों हुआ, इस पर भी कुछ बात करते हैं, और कुछ बात करते हैं पीटीएम के बयानिए के हवाले से। दोस्तों, मैं अभी 2-4 दिन पहले आपको बता चुका था कि इमरान खान को सेहत के कुछ मसाइल दरपेश हैं। गो के आम तौर पर यह कहा जा रहा था कि कान का मसला है, तो शायद वो मसला हो, लेकिन जो मेरे इन्फॉर्मेशन थे तो उनको ब्लेडर का मसला है, कुछ इन्फेक्शन। उसका कोई टेस्ट भी हुआ था इस्लामाबाद की एक लेबॉर्ट्री में, जो डॉक्टर ने तजवीज़ किया था। और फिर उसमें कुछ इन्फेक्शन नोट किया गया, और डॉक्टर ने जब वो देखा तो डॉक्टर की का ओपिनियन यही था कि ये एज फैक्टर है, क्योंकि अब उम्र भी 70 साल से ऊपर है। तो डॉक्टर ने कहा कि इस एज में ये इन्फेक्शन एक नॉर्मल बात है। लेकिन बहरहाल बीमारी तो है, एक परेशानी तो है इस हवाले से उनको, या उनके ख़ानदान को, या उनके पैरोकारों को। तो जो मेरे पास ताज़ा तरीन अपडेट्स है, तो मसला कुछ बढ़ गया है, और उसके साथ कुछ और भी हेल्थ इश्यूज हैं खान साहब को। ठीक है, आप उसके मुखालिफ हैं या जो भी हैं, लेकिन हमेशा इस मुल्क में यही होता रहा। नवाज शरीफ जेल में थे तो उनके प्लेटलेट्स इंतहाई ख़तरनाक हद तक गिर गए थे, और फिर सरासीमगी में उन्हें हस्पताल भी लाया गया, फिर लंदन भी शिफ्ट होना पड़ा, तवील इलाज से भी गुजरना पड़ा। तो ये सियासी लोगों के साथ हमेशा यही होता है। तो खान साहब के हवाले से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो किसी अहम जगह से उनका इलाज अभी तक नहीं हुआ है, या किसी अपर लेवल मेडिकल फैसिलिटीज़ की तरफ उन्हें नहीं ले जाया गया है, और उनको वो तमाम सहूलियात मुहैया नहीं हुई हैं अभी, जो उनका हक बनता है। तो कम से कम अगर उनको कोई बीमारी है, कोई हेल्थ इशू है, तो उस हवाले से संजीदा होना चाहिए। लेकिन हमारा लमिया तो ये है कि बस जिस सियासी रहनुमा से या जमात से इख्तलाफ होता है, तो बस उसको जेल में, वो एक दफ़ा वो मुशर्रफ के ज़माने में उनके एक प्रोसिक्यूटर थे, फ़ारूक आदम गालिबन नाम था, तो उनसे सहाफ़ियों ने पूछा कि सदीकुल फ़ारूक साहब कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि वो तो हम डंप करके भूल गए थे उनको। तो ये हमेशा होता रहे कि जो रेडार पर आ जाए तो बस उसे जेल में फेंक देते हैं, और फिर डंप करके भूल जाते हैं। तो ऐसा कम से कम नहीं होना चाहिए। ये उनका हक है कि अगर उनको हेल्थ इशू है तो पूरी संजीदगी के साथ उसका इलाज होना चाहिए, और उन्हें तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। एहतजाज के हवाले से बात करें तो ख़बर ये है कि पीटीआई के 5 अहम तरीन रहनुमाओं ने, 5 इस्टब्लिशमेंट के साथ राब्तों की कोशिशों में लगे रहे कि जी मैं तो नहीं कर रहा एहतजाज, मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो किसी ने पूछा नहीं, मुझे तो किसी ने बुलाया नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस एहतजाज से। यानी जो जो बाहर आवाम से जो बात करते हैं ना, अंदर खाने कोई और बात करते हैं। और इनमें से गालिबन एक, जो मेरे इंफॉर्मेशन है, एक के अलावा किसी और से राब्ते को कबूल भी नहीं किया गया। सिर्फ एक रहनुमा की कहीं पे बात हुई थी, और उन्होंने अपनी सफाइयाँ दी कि मैं तो कोई एहतजाज नहीं कर रहा, ठीक है सियासत करेंगे, पीटीआई में रहेंगे, अपना बयानिया चलाएंगे, लेकिन मुल्क के हवाले से, रियासत के हवाले से, इदारों के हवाले से मैं बिल्कुल इसमें
نہیں ہوں اور نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے. اور باقی جو لوگ تھے جن کی رسائی نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے مختلف ذریعے استعمال کیے، مختلف سورسز کے ذریعے پیغام پہنچانے کی کوشش کی، اور یہ اہم ترین رہنما تھے پی ٹی آئی کے. تو اسی لیے تو میں نے احتجاج ختم کرنے سے 2 دن پہلے اسی ویلاگ میں آپ سے کہا تھا کہ احتجاج پوسٹ پون کیا جائے گا، اور پھر ہوا، کل اعلان ہوا. اچھا، کارکنوں کے اندر پی ٹی آئی کارکنوں کے ہاں پہلی مرتبہ ریزسٹنس دیکھی گئی. یعنی جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام بس صرف یہی ہے کہ بس نکلو اور کسی اس کی طرح روڈوں پہ آ جاؤ اور توڑ پھوڑ کرو اور احتجاج کرو، مارے کھاؤ، جیلوں میں جاؤ، مقدمات بنے، اور یہ لیڈر جو ہیں یہ آرام سے رہے. تو کارکنوں کے ہاں ایک بڑی ریزسٹنس آہستہ آہستہ ارتعاش پا رہی ہے. اس کے اندر ایک ریزسٹنس آ رہی ہے، ایک مزاحمت سی ابھرنے لگی ہے پی ٹی آئی کے رویے کے خلاف. اور جب یہ اتنا غیر ذمہ دار رویہ ہوگا تو پھر ظاہر کارکنوں کے ہاں یہی ہوگا. علی امین گنڈاپور کم از کم جرگے کے حوالے سے ان کا اچھا کردار تھا، یہ تو کم از کم اچھا تھا نا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا تھا. لیکن ایک بات وہاں بھی میں نے تو نوٹ کی، مولانا اس سے ذاتی طور پر بہت دور رہے. تو پتہ ہی کیوں دور رہے؟ اس لیے دور رہے کہ جرگے کے ساتھ جو معاملات طے پا جائیں گے پی ٹی ایم کے، اور اگر ان معاملات پر کل کوئی تحفظات ہو ریاست کو یا اداروں کو یا کسی کو، یا وہ اپنے راستے سے ہٹے یا کوئی اور قدم اٹھانا پڑے، تو چونکہ جرگے کا دستور یہی ہوتا ہے کہ بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، تو مولانا کو سائٹ پہ رکھا گیا کہ کل مولانا کھڑے ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ میں تو جرگے کا حصہ ہی نہیں تھا، میں تو اس کو نہیں مانتا، پی ٹی ایم کے اس مطالبے کو تو میں نہیں مانتا، یا اس جرگے کے اس شرط کو یا اس مطالبے کو تو میں نہیں مانتا. اور ظاہر ہے کہ کسی اور کے مقابلے میں اس وقت جو موجودہ منظرنامہ ہے، جو ریسنٹ سینیریو ہے، اس میں کم از کم پشتون بیلٹ میں مولانا کے پاس اتنی قوت موجود ہے، اسٹریٹ پاور ان کے پاس اس سطح پر موجود ہے کہ وہ ٹھیک ہے الیکشن جیتے یا نہیں جیتے وہ الگ بات ہے، لیکن ایک طاقتور اسٹریٹ پاور تو بہرحال ان کے پاس موجود ہے. تو کل مولانا پھر کاؤنٹر کرنے بھی نکلیں گے کہ بھئی میں تو یہ ان شرائط کو نہیں مانتا. تو وہ شعوری طور پر، ارادی طور پر ان معاملات سے قدرے الگ رہے گو کہ ان کے پارٹی کے لوگ گئے اس میں اجتماع میں شرکت، سب نے کی، وہ کسی ایک جماعت نے نہیں. لیکن مولانا کی اسٹریٹجی یا جو مولانا کے ساتھی ہیں تو ان کی اسٹریٹجی بڑی اچھی ہے کہ کل کسی شرط پر، کسی نقطے پر، کسی پوائنٹ پر اختلاف ہو اور وہ کہے کہ یہ جرگے کا حصہ ہے، تو مولانا کہے گا کہ میں تو جرگے کا حصہ نہیں تھا، میں تو اس سے الگ تھا. ایک بات اور بھی دیکھنے میں آئی کہ پی ٹی ایم کے اندر ایک خاموشی کے ساتھ قدرے غیر محسوس طریقے سے ایک پسپائی بھی کسی نے کسی حد تک نوٹ کی گئی. یعنی پہلے جو ایگریشن تھا، جو جارحانہ رویہ تھا کہ افغانستان کے ساتھ جائیں گے، ہم اس ملک سے الگ ہو جائیں گے، افغانستان کے جھنڈے لہراتے تھے، ادھر سے ان کا وہ ٹک ٹاکر جنرل، افغانستان کا کیا جنرل ہوگا، جنرل مبین، یا وہ بڑا جارحانہ کھیلتا تھا. لیکن اب 3 دن کے اجتماع میں ایک لمحے کے لیے بھی وہ چیز نوٹ نہیں کی گئی
कितन ना अफगानिस्तान का झंडा दिखाई दिया, न सेपरेशन की बात हुई, ना अलाइदगी की कोई बात हुई, ना अफगानिस्तान के साथ जाने की बात हुई। तो अलबत्ता एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो कदर सख्त हैं, लेकिन जाहिर है कि वो एब्रप्टली तो सब कुछ चेंज नहीं कर सकते थे। बहुत गैर महसूस तरीके से एक चेंज दिखाई दी है। और वो जो एक दो पॉइंट्स हैं कि 2 महीने में फ़ौज यहाँ से निकल जाए या ये, तो ये जो मौलाना बाहर बैठे रहे ना, तो फिर वो वक्त ज़रूरत मौलाना भी आस्तीने चढ़ा लेंगे। तो अच्छा, इसमें एक और बात भी हुई, तालिबान हुकूमत ने भी उस पर रद्द अमल किसी न किसी हद तक दिया। जब मोहसिन दावड़ ने तकरीर की तो उसने कहा कि हम यहाँ भी आज़ाद करें, उधर अफ़गानिस्तान को भी आज़ाद करेंगे। तो तालिबान ने कहा कि तू है कौन आज़ाद करने वाला, तू आओ तो ज़रा, तुम्हें आज़ादी दिखा देंगे, हमारे मुल्क में मुदाखलत करेगा। तो इस से ये तासुर उभर रहा है कि अफ़गानिस्तान तालिबान हुकूमत की तरफ से तो ब्लॉकेज के इम्कानात हैं पीटीएम के लिए, यानी उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन या कोई राब्ता नहीं होगा। इस साइड पर सूबाई हुकूमत है, मरकज़ी हुकूमत भी है, सूबाई हुकूमत भी है, इदारे भी मुतहर्रिक हैं। तो क्या पीटीएम ने अपने आप को बहुत महदूद कर लिया? अलबत्ता ये कुछ इंडिकेशंस जो हैं, कुछ जस्टर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिससे पीटीएम अपना रास्ता निकालेगी भी, यानी अलाइदगी के नारे से अलग हुए, और अलाइदगी के नारे से ऐसे अलग नहीं हुए। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के तमाम सूबों में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक या सियासी मौत का नारा पुख्तनख्वा में अलाइदगी का लगाना है। वहाँ इंतहाई सख्त रद्द अमल आता है अलाइदगी पे। ठीक है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हो, कुछ गिले शिकवे हो, नाराज़गी हो, उस पर तो पुख्तून बात करते हैं, लेकिन अगर आप उनसे कहें कि अलाइदा, तो आपके गरेबान पर हाथ डाल देंगे। वो अलाइदगी के शदीद मुखालिफ है। यानी वली खान एक मुदब्बिर सियासतदान थे, और एक ज़माने में गो कि उन्होंने, लेकिन पार्टी के मजमूई बयानिए में से पुख्तुनिस्तान का नारा बुलंद हुआ था, उसको कितन पजीराई नहीं मिली थी। और फिर वही जमात, वही वली खान उस नारे को डिसोन भी कर गए थे, उससे पीछे हट गए थे। तो फिर इस दौर में जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है, जब वहाँ लड़कियों के स्कूल उड़ा दिए गए हैं, जब वहाँ पर एक जबर है, इंसानी हुकूक मफकूद हैं, तो फिर ये पुख्तून इतने नादान हैं कि वो कहेंगे कि भाई हम इस्लामाबाद की बजाय काबुल के साथ जाना पसंद करेंगे। तो ये नारा तो अगर इससे पीटीएम ने पसपाई इख्तियार कर ली है तो अपनी बका की खातिर की है। वो ये नारा लगा ले, फिर पीटीएम की ताकत आप देख ले कि कितनी रह जाती है, उसको पजीराई ही नहीं मिलनी है, उसके खिलाफ शदीद रद्द अमल आना है। तो ये तो कम से कम उन्होंने ठीक है अच्छा काम किया, लेकिन इसमें उनका भी फायदा था कि उस नारे से एक गैर महसूस तरीके से पीछे हट गए। बाकी जो एक दो पॉइंट से आने वाले दिनों में वो भी हल हो जाएंगे। तो यही बातें, शंघाई कॉन्फ्रेंस उरूज पर है इस्लामाबाद में। आज भी तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। कल रात से रास्तों की बंदिश शुरू हो गई थी, गो कि अब एहतजाज भी नहीं है, एहतजाज तो पोस्टपोन्ड हो गया है, लेकिन ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंफॉर्मेशन थे कुछ इंटेलिजेंस एजेंसियों के कि कोई शरारत हो सकती है। तो चूँकि इस वक्त तो तमाम अहम ममालिक, यानी रूस का बहुत बड़ा वफद आया है, 76 लोग हैं उस वफद में। चाइना का वफद जो आया है प्राइम मिनिस्टर के साथ, 15 लोग उसी में हैं। तो इसी तरह बड़े बड़े वफूद भी हैं, अहम तरीन ममालिक भी हैं, बहुत अहम कॉन्फ्रेंस है। तो आज एक इंतज़ामिया के एक अफसर से मेरी बात हुई, तो मैंने कहा कि रास्ते बंद कर दिए हैं, लोगों के हज़ार काम होते हैं, मोटरवे की तरफ निकलते हैं, छुट्टियाँ हैं, कोई गांव जाता है,
کوئی کسی اور کام سے جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ معاملے کی نزاکت کو سمجھے اور تھوڑا سا ہمارے ساتھ تعاون کر لے. تو کہتے ہیں کہ آپ میڈیا کے لوگوں سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ چونکہ یہ اگلے 30-40 گھنٹے بہت اہم ہیں، ایک بین الاقوامی کانفرنس ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ لوگوں سے تعاون کی درخواست کرتے ہیں. تو چلو ہم تعاون کرتے ہیں، لوگ تھوڑا گزارا کر لے، لیکن وہاں سیکورٹی پوائنٹس پہ تو کنٹینر رکھے گئے، لیکن اگر کوئی راستہ مل سکتا ہے بوقت ضرورت تو ان لوگوں کے ساتھ انتظامیہ کو بھی تعاون کرنا چاہیے. تاہم لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ معاملے کی نزاکت ہے اور بہت اہم معاملہ ہے، تو وہ تو لوگ کر رہے ہیں تعاون، لیکن انتظامیہ کو بھی دیکھنا چاہیے. اور چونکہ اسلام آباد کو فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے، تو جگہ جگہ سیکورٹی پوائنٹس پر فوجی بھی موجود ہے. تو یہ درخواست میں اپنی طرف سے فوج، پولیس، انتظامیہ ان لوگوں سے بھی کر رہا ہوں کہ کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، کوئی معاملات ہو سکتے ہیں، تو لوگوں عوام کے ساتھ بھی تعاون کریں. بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے.